फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं सुपर टेट की सीरीज। हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जो कि आपके यूपी में जो अभी वैकेंसी आपकी आने वाली है सुपर टेट की, उसको लेकर ही हमने पूरा कंटेंट तैयार करेंगे और डेली आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आपका बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंधन, अभिवृत्ति, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, गणित, तार्किक ज्ञान और साथ ही पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, सूचना तकनीकी, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं को शामिल किया जाएगा। उसमें आपके 2018 और 19 का जो प्रश्न पत्र है वो भी हम आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, तो सुपर टेट की बेहतर तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आज से हम आपका एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगले 3 महीने के अंदर आपकी वैकेंसियाँ कराई जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए। और जिसमें आपका जो सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें जो आपकी किससे क्या क्वेश्चन रहते हैं, तो भाषा, हिंदी, अंग्रेजी से जो आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो 40 अंक आएंगे। ठीक है, विज्ञान से 10 क्वेश्चन आते हैं, गणित के 20 आते हैं, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के 10, शिक्षण कौशल के 10, बाल मनोविज्ञान के 10, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं के 30 आते हैं, तार्किक ज्ञान के 5 आते हैं, सूचना तकनीकी के 5 आते हैं, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के आपके पूरा जो कंटेंट रहेगा, हम चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। साथ ही आपको एक बेहतर तैयारी देंगे। डेली आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और पूरा कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज से। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है आपका बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको टॉपिक वाइज कराते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो बाल मनोविज्ञान में आपका पहला चैप्टर रहेगा वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता के बाद आपका रहेगा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान। तो इस टाइप के टॉपिक रहेंगे, हम डेली आपको टॉपिक वाइज कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैयक्तिक भिन्नता। तो वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको सारे कराएंगे। ठीक, आगे तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो कि प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी। तो उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अलग होती है। ठीक है, तो इसमें पहला है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य है व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका माप किया जा सकता है। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये जो आपका कथन है ये स्किनर ने कहा है। स्किनर ने कहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य है व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आप नेक्स्ट है कि शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व के लक्षणों को माप की जा सकने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। तो ये जो कथन है आपका, ये किसका कथन है? तो ये आपका टाइलर का कथन है। और एग्जाम्स में आपके कथनों से संबंधित भी 1-2 क्वेश्चन जरूर देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ये कथन है आपका जेम्स ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर है और वो अपने समूह के सदस्यों की जो शारीरिक और मानसिक गुण जो होते हैं उनमें अगर औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे ही वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। ठीक है, आगे रहेगा कि वैयक्तिक भिन्नता के विभिन्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? कि बौद्धिक स्तर पर आधारित भिन्नता, शारीरिक स्तर पर, उपलब्धि में भिन्नता होना, अभिव्यक्ति में भिन्नता होना, व्यक्तित्व में विभिन्नता होना, गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता होना, यानी कि जाति या राष्ट्र संबंधी विभिन्नता होना, सामाजिक, संवेगात्मक, विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नताएं होना। तो ये तमाम भिन्नताएं ऐसी हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति में होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर एक दूसरे से अलग है तो इनमें से कोई ना कोई कारण ऐसा होगा जिसकी वजह से वो दूसरे व्यक्ति से अलग होगा। ठीक है, आगे है आपका कि वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र कैसे हैं। तो जो वैयक्तिक भिन्नता का जो क्षेत्र है
जैसे कि अगर शारीरिक क्षेत्र में हम जाते हैं तो शारीरिक भिन्नता हो सकती है, गत्यात्मक योग्यता भिन्नता होती है, यानी कि जो शरीर का जो ढांचा होता है उसमें उसकी भिन्नता अलग अलग हो सकती है। या फिर अगर ये नहीं है तो ये भी हो सकता है कि जो उनकी गति है, यानी कि कोई कार्य को जल्दी जल्दी करता है तो कोई धीमे धीमे करता है, ये भी भिन्नता हो गई। दूसरी है आपकी मानसिक क्षेत्र में भिन्नता, यानी कि बुद्धि, यानी कोई बुद्धि का तेज है तो कोई बुद्धि का मंद है। उपलब्धि भिन्नता, अभिक्षमता भिन्नता, विशिष्ट योग्यता भिन्नता, ठीक है। आगे संवेगात्मक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र में संवेगात्मक भिन्नता, रुचियों में भिन्नता, अभिवृत्तियों में भिन्नता, यानी कि किसी को मूवी देखना पसंद है तो किसी को नहीं पसंद है, तो ये रुचि में आ गया, ठीक है। आगे रहेगा आपका सामाजिक क्षेत्र में भिन्नताएं, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता, आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकताओं में भिन्नता, जाति तथा राष्ट्रीय भिन्नता, आत्मधारणाओं में भिन्नताएं। तो ये तमाम भिन्नताएं ऐसी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे हम इसी में। आगे है कि वैयक्तिक भिन्नताओं का शिक्षा में प्रभाव तथा महत्व। तो जो वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं उनका शिक्षा में क्या प्रभाव है और उसका क्या महत्व, ये भी बताना है। तो छात्रों का वर्गीकरण करने में होता है, व्यक्तिगत शिक्षण में होता है, शिक्षण विषयों में, बालकों की रुचि जानने में, कक्षा में आकार में, पाठ्यक्रम में विभिन्नीकरण, बालकों को गृह कार्य वितरण करने में विभिन्नीकरण, बालकों की रुचियों का विकास करने में, लिंग भेद अनुसार शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में भी ये भिन्नताओं के ऐसे तमाम प्रकार हैं, तमाम महत्व जो कि भिन्नताओं का महत्व बताते हैं, ठीक है। आगे है कि वैयक्तिक विभिन्नता के प्रमुख कारण क्या हैं। व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है आपका वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, प्रजाति व देश, आयु, बुद्धि, ये आदि ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। फिर है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधारित शिक्षण विधि कौन कौन सी है, तो आपकी प्रोजेक्ट प्रणाली है और डाल्टन प्रणाली है। प्रोजेक्ट प्रणाली की जन्मदाता कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक है। वही बात करें कि डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो मिस हेलन पार्कहर्स्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो फ्रोवेल हो जाते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है कैसे, तो खेल खेल में दी जाती है, ठीक है। और इस किंडरगार्टन का जो हिंदी रूपांतर क्या होता है, तो होता है बच्चों का बगीचा, ठीक। बच्चों का बगीचा, बगीचे में क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। फिर है कि विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूल के अनुसार विकसित किया है, तो जे.एम. ओझा ने। किसने किया है, जे.एम. ओझा ने, ठीक है। आगे चलेंगे। तो आगे है कि किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है, तो AST के नाम से आपका अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण को जानते हैं, ठीक है। फिर है कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों, बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं, तो ये आपके भौतिक अंतर होते हैं। कैसे होते हैं, भौतिक अंतर होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणतः आधारित होती है। तो साधारणतः किस पर आधारित होती है, तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। किसके, उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो चित्तवृत्ति होती है उस पर आधारित होती है, ठीक है। फिर है कि अभिवृत्ति संप्रत्यय है, तो ये आपका ज्ञानपरक, क्रियापरक और संवेगात्मक परक आपकी ये इसका संप्रत्यय है, ठीक है। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाता है। तो बहुभाषिक विशेषता को कैसे देखते हैं, तो संसाधन के रूप में देखते हैं। कैसे, संसाधन के रूप में, ठीक है। आगे रहेगा कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है, तो बढ़ाने का जो औचित्य स्थापन है वो आपका वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करने के रूप में किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपका रहेगा कि शिक्षकों यानी कि जो शिक्षार्थी हैं अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। एक शिक्षिका को क्या चाहिए, तो विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्या करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की उपलब्ध करानी चाहिए परिस्थितियाँ जिससे बच्चा सीख सके, ठीक। आगे है कि अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षिका को चाहिए। शिक्षिका को क्या चाहिए, तो बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ठीक है। आगे है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, तो वैयक्तिक भिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। ये है कि थ्रस्टन
लिखट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो ये आपके अभिव्यक्ति के मापन से संबंधित है। ठीक है, फिर है कि वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है। तो वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? तो कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यताओं तथा संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, वही आपकी वैयक्तिक भिन्नता होती है। फिर है कि पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो वैयक्तिक भिन्नता पर होना चाहिए, कि उन्हें पता होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अलग अलग हैं और उन्हें हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चा उसे समझ सके। ठीक है, आगे रहेगा कि हम अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो ये सिद्धांत किससे? तो वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित है। फिर है कि किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन क्या होता है? तो स्थायी मूल्यांकन आपका अभिवृद्धि होता है। इसके बाद है कि शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या चाहिए? तो शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? जो सीखने के लिए विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? तो शिक्षक की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे है कि शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो अधिगम शैली में अंतर का कारण कैसे हो सकता है? तो शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति से, किससे? विचारण नीति से अंतर हो सकता है। ठीक है, आगे रहेगा कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो शिक्षक के द्वारा किसके रूप में देखना चाहिए? तो संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, आगे रहेगा कि एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। तो यह स्थिति क्या उत्पन्न करती है? तो सीखने के समृद्ध संसाधन उपलब्ध कराती है। ठीक है, आगे है कि एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे? तो भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। ठीक है, आगे रहेगा कि प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है? तो जो बुद्धि है वो आपकी मददगार साबित नहीं होती है। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे कि हमसे कुछ लोग जो लंबे हैं, कुछ जो छोटे हैं, कुछ गोरे हैं तो कुछ काले हैं, कुछ मजबूत हैं तो कुछ कमज़ोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो ये भी आपका वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र आपका लिंग भेद पर है, शारीरिक रचना पर है और मानसिक योग्यताओं पर है। ठीक है, प्राकृतिक नियम, यानी यदि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ये आपका प्राकृतिक नियम बताता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित प्रत्यय पर सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया है? तो गाल्टन ने कार्य किया है। ठीक है, आगे रहेगा कि बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में तत्व की भूमिका है। तो किस तत्व की भूमिका है? परिवार की भूमिका है, समाज की भूमिका है, साथ ही समुदाय की भूमिका है। इन तीनों की ही भूमिकाएं होती है एक बच्चे की अभिवृत्ति के निर्धारण में। ठीक है, आगे आता है कि संभवतः व्यक्ति योग्यताओं की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तिगतों की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन आपका टायलर का है। किसका है? टायलर का है। ठीक है, आगे रहेगा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने की विधियां हैं। जानने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो बौद्धिक परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण है, अभिरुचि परीक्षण है। कौन कौन सी? बौद्धिक, उपलब्धि और अभिरुचि। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की द्रव में भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? विकास की द्रव में भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे रहेगा कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको संतुष्ट किया जा सके। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो व्यक्तित्व किसका स्थायी समायोजन है? तो पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ स्थायी समायोजन है। ठीक है, फिर आता है कि शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने की विविध अनुभवों को
उपलब्ध कराना चाहिए। अगर जो शिक्षार्थी हैं वो वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वो सभी भिन्न भिन्न हैं, तो एक शिक्षक को क्या चाहिए? एक शिक्षक को चाहिए कि वो सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध करा सके। ठीक है, आगे है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करने के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, आगे रहेगा कि राहुल हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है जबकि रोहित उसे सीखने में ज़्यादा समय लेता है। तो यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये विकास के सिद्धांत को कैसे दर्शाता है? तो वैयक्तिक भिन्नता के रूप में दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि शिक्षार्थी में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे है कि अध्यापन के समय अध्यापक को किन बातों का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। फिर है कि कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद हैं। तो वैयक्तिक विवेक लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करती हैं। ठीक है, आगे है कि व्यक्तिगत संगठन का स्वरूप है। तो कैसा संगठन का स्वरूप है? तो मनोवैज्ञानिक शारीरिक का स्वरूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं और जो बाहर से सोचते हैं वो आपके बहिर्मुखी हो जाते हैं। जैसे कि जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुमुखी होते हैं। ठीक है, आगे है कि वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है। तो वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? कि यदि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दिशा में एक समान और एक जैसे नहीं होते हैं तो वो आपका वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उनके कारण जो दो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व को वर्गीकरण किसने किया है? तो इन तीनों को जो वर्गीकरण किया है वो युंग ने किया है। ठीक है, आगे है कि बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो कैसा? तो प्रच्छेदात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। व्यक्तिगत भेद तो बौद्धिक, अभिवृत्ति और गतिविधि। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो पहला किसने प्रस्तुत किया था? तो हिप्पोक्रेटस ने। किसने? हिप्पोक्रेटस ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है? तो यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्या करता है? संतुष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना, साथ ही शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो वैयक्तिक भिन्नता पर। और आज की हमारे इस लास्ट सीरीज़ का इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका व्यक्तित्व कहलाता है। तो जो आपके परिवर्तन से संबंधित थे, वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है वो हमने कवर कर ली। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सुपर टेट की फुल डिटेल आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो निश्चिंत होकर आप आराम से अपनी पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।